नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण PYQs। देखिए, आज ये जो PYQ है, आज इसका पार्ट 7 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने देखिए 6 पार्ट आप सभी लोगों को दे दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप रेगुलर हमारी क्लास देखते हैं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उन सभी पार्टों में डिटेल से मतलब PYQ को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि इन फ्यूचर उसी से मिलता जुलता या फिर घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर पाएँ। तो आज के ये जो पार्ट है, पार्ट 7 है, जो कि आपके उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा कर एवं राजस्व निरीक्षक, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा होने वाली है हाईकोर्ट के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसको करा रहा है, और साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं हम आज की इस क्लास के बारे में। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसके 74 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके थे। अगर हम देखेंगे, हाँ, तो हम ये लास्ट 74 जो क्वेश्चन है यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कल वाली यानी पार्ट 6 में। आज हम पार्ट 7 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, पार्ट 7 में आपका पहला क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पारित किया गया था। आपको बता दूं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का जो उद्देश्य था वो 1773 के जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको लाया गया था। देखिए, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक और वाणिज्यिक में दो पार्टों में इसको विभाजित या फिर वर्गीकृत किया गया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार यानी नियंत्रण बोर्ड के तहत नियंत्रण में रखा गया था, और जो आपके जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको निर्देशक मंडल के द्वारा बनाए रखने के लिए इनको दिया गया था, वाणिज्यिक कार्य को निर्देशक मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए, जो आपका लैप्स का सिद्धांत है उसको आपका लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैप्स का सिद्धांत, इसको आप व्युत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ पे हड़प नीति भी कह सकते हैं। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, कब, 1848 में इसको लागू किया था लैप्स के सिद्धांत को। और इस नियम के अनुसार यदि किसी भारतीय राजा को अपनी कोई संतान नहीं होती तो उसका जो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में ऑटोमेटिकली आ जाता था। राजाओं को गोद लिया हुआ पुत्र, जिसको आप कभी दत्तक पुत्र भी कहते हैं, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी लैप्स के सिद्धांत में। बात कर लेते हैं हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने उनके जो मेन कार्य थे, जैसे उपाधि और पेंशन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी का उन्मूलन किया था इन्होंने। उस लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब पर कब्जा कर लिया था, और इन्हीं के कार्यकाल में यानी लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में संथाल विद्रोह का काफ़ी बार पूछा जाता है कि संथाल जो विद्रोह हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में संथाल का विद्रोह भी हुआ था। बात करते हैं हम 1853 ईस्वी में जो पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की थी वो भी डलहौजी के ही टाइम पे हुई थी, और इनके द्वारा ही रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, किस आयोग ने प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करने की सिफारिश की थी। हंटर ने, साइमन ने, दोनों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइमन आयोग के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करने की सिफारिश करी गई थी। देखिए, साइमन कमीशन एक ब्रिटिश संसदीय आयोग था जिसने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाजी की समीक्षा के लिए 1927 में कहाँ भेजा गया था, इंडिया भेजा गया था। ठीक है, भारत भेजा गया था। आयोग की रिपोर्ट यानी कि साइमन जो
आयोग है उसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित करी गई थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1930 में प्रकाशित की गई थी। में कई सुधारों की सिफारिश की गई थी जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन और जिम्मेदार सरकार का विस्तार शामिल था। द्वैध शासन जो व्यवस्था है सरकार की एक प्रणाली थी जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू किया गया था। कई बार पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो कब लागू करी गई थी, तो द्वैध शासन जो व्यवस्था है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू गई थी। इसने प्रत्येक प्रांत में प्रशासन को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। किन में क्या था, एक था आपका आरक्षित, दूसरा था आपका हस्तांतरित। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि साइमन कमीशन से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और आपको साइमन कमीशन से संबंधित यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इनको 2 पार्टों में विभाजित किया था, एक आरक्षित क्षेत्र, दूसरा हस्तांतरित क्षेत्र। देखिए जो आपका आरक्षित क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में होते थे, ये तो थे आपका ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में, और जो हस्तांतरित क्षेत्र थे ये भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया था। देखिए साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि आरक्षित क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए और सभी विभाग भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया जाए। हालांकि आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और द्वैध शासन तब तक अस्तित्व में रहा जब तक इसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया, तब तक ये शासन में रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव कब पेश किए थे, या कब पेश किया गया, 14 सूत्री जो प्रस्ताव था कब पेश किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका 1929। 14 सूत्री जो आपके प्रस्ताव थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो 14 सूत्री प्रस्ताव 1929 में पेश किया। देखिए आपको जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सत्र के दौरान 1929 में अपने प्रसिद्ध 14 सूत्री जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया था। 14 सूत्री जिन्ना द्वारा भारत में मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार किए गए थे, जो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के बीच थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1835 में स्थापित प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विधि आयोग। ठीक है, देखिए जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो थे आपके लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1835 में स्थापित प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। पहला जो विधि आयोग था वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लाया गया था। फिलहाल इसमें 1835 लिखा गया है, लेकिन आपको किताबों में 1834 भी मिल जाएगा। 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना करी गई, ये भी आपको किताबों में देखने को मिल जाता है। मैकाले के अधीन विधि आयोग के द्वारा किया गया कार्य भारतीय कानून व्यवस्था के आधुनिकीकरण की नींव रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न में से किस वर्ष लागू करी गई थी। तो ये लागू करी गई थी 1862 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय जो दंड संहिता है 1860, इसको 1862 में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए भारतीय जो दंड संहिता है उसको 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था और यह आधिकारिक रूप से कब हुआ, 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। इसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले कानून आयोग द्वारा तैयार किया गया था। ठीक हो गया। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो हमारे द्वारा ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, लगभग आज इसका मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि 7वां पार्ट है, तो ये इन सभी पार्टों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे होंगे और आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं और इन क्वेश्चनों के आएँ बाएँ जितने भी की पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी की पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आप सभी लोग उन सभी की पॉइंट्स को, उनके फैक्टों को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड में स्थापत्य का उत्कर्ष किस शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। देखिए आपको जो स्थापत्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो सर्वाधिक कत्यूरी शासनकाल में
हुआ था। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कुमाऊं के किस कमिश्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेपाल में अपना राजनीतिक एजेंडा नियुक्त किया गया? फिर से पढ़ लेते हैं। कुमाऊं के किस कमिश्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नेपाल में अपना राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर को। देखिए अगर मैं ई गार्डनर की बात करता हूँ तो मई 1815 ईस्वी को गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल मात्र 9 महीने का था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के समय में यानी कि एडवर्ड गार्डनर के समय में ही विलियम टेल ने अल्मोड़ा तथा जो आपका श्रीनगर है के मध्य 1815 में उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना करी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल है उसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी सरला बहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल में कुमाऊं में प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित समाचार पत्रों में कौन सा हिंदी तथा उर्दू दोनों में छपता था? देखिए आपका जो हिंदी और उर्दू में छपने वाला अखबार था आपका समय विनोद। उत्तराखंड में प्रकाशित पहला जो पत्र था आपका समय विनोद, उसका संपादन 1868 ईस्वी में जयदत्त जोशी ने जसपुर से किया था और 1868 में नैनीताल जो जसपुर जो था आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता था 1868 के आसपास। देखिए समय जो विनोद है उसके पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल 1877 के अंक में भी मिलता है। 1877 की बात है, 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध का जिक्र किसमें मिला? ये मिलता है आपका समय विनोद के अंक में। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? ठीक हो गया। कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किसने किया था? तो ये किया था आपका बालो कल्याण चंद्र के द्वारा। देखिए जो आपका बालो कल्याण चंद्र है ये इनका कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल है आपका 1545 से लेकर 1565 तक। 1545 से लेकर 1565 तक इनका कार्यकाल रहा। बालो कल्याण चंद्र कालीन जो ताम्रपत्र है वो कलपानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिलते हैं। कई बार ताम्रपत्र कहाँ से मिले ये बालो कल्याण ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? कलपानी गाड़ पिथौरागढ़ से। कल्याण चंद्र यानी कि बालो जो कल्याण चंद्र है भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली थी इनके द्वारा। राजा जो बालो कल्याण चंद्र हैं इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता लागू की थी। स्थानीय स्वायत्तता लागू करी थी बालो कल्याण चंद्र के समय में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल में कैनी किसे कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुद्रचंद्र के टाइम पे कैनी कहा जाता था आपका भूदास को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में गूंठ नामक भूमि किसको प्रदान की जाती थी? गूंठ नामक भूमि तो ये कह दी जाती थी मंदिर के जो पुजारी होते थे उनको गूंठ नामक भूमि प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, गढ़वाल कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गढ़वाल कलम तो गढ़वाल कलम आपका संबंधित है आपका चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु के विषय में मान्यता है कि उन्होंने मुगल राजकुमार दारा सिखों की सहायता की थी? दारा सिखों की सहायता किसने करी थी? किस सिख गुरु ने की थी? ये करी थी गुरु हर राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यंग इंडिया पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। किसने निकाली थी? तो ये निकाली थी आपकी महात्मा गांधी ने।
मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका निकाली गई। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, चंद्रवंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने 84 माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए? तो ये क्या रहते हैं आपके रुद्र चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने बालो कल्याण चंद्र पढ़ा। बालो कल्याण चंद्र के बाद ही, बालो कल्याण चंद्र थे आपके बाद ही आपके जो 45वें शासक थे, चंद्र राजवंश के 45वें शासक रुद्रचंद्र गद्दी पे बैठे। अगर इनके कार्यकाल की बात करूं तो 1565 से लेके 1587 तक, ठीक है, 1565 से लेके, ये 5 है, ठीक है, 1565 से लेके 1587 तक रुद्रचंद्र एक स्वतंत्र राजा थे। रुद्रचंद्र अकबर के भी समकालीन रहे हैं, अकबर के समकालीन, और इन्होंने 1587 के बाद, 1587 के आसपास अकबर की अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अकबर ने रुद्रचंद्र को 84 माल परगना का प्रमाण भी दिया और उसे तब जमींदार कहना प्रारंभ किया। कई बार पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन से चंद्र राजा थे, तो आपको आंसर क्या लगाना है, रुद्रचंद्र। रुद्रचंद्र के द्वारा बुखुड़िया कर भी लगाया गया था, बहुत बार पूछा गया है यूके SSS के द्वारा बुखुड़िया कर, बुखुड़िया कर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बुखुड़िया कर। देखिए, बुखुड़िया कर किसके द्वारा लगाया गया था, ये रुद्रचंद्र के द्वारा लगवाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, गढ़वाल राइफल के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस मोर्चे पर वीरता हेतु मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था न्यूवे सापेल के। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, चंद्रवंश के किस शासक ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था? तो ये किया था आपका ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा, ज्ञानचंद के द्वारा। ज्ञानचंद, देखिए, 1699 ईस्वी में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की और ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा कौन था, फतेह शाह। फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को भी लूटा था। 1703 में होता है आपका दुधौली का युद्ध, और किस किस के बीच होता है, ये होता है आपका ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच क्या होता है आपका दुधौली का युद्ध भी होता है। ज्ञानचंद ने आपके कत्यूरी घाटी में क्या बनाया था आपका बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया पूछा जाता है, तो ये बनाया था आपके ज्ञानचंद के द्वारा बनाया गया था। और तराई भाबर क्षेत्र में इनके द्वारा क्या लगाए गए थे, आम के बगीचे लगवाए गए थे आपके ज्ञानचंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सूफी संत अलाउद्दीन अली साबिर की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका पिरान कलियर पे। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, सिख तीर्थ स्थान नानक मत्था पूर्व में निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित था? नानक मत्था, तो यह था आपका नाथपंथी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाथपंथी समुदाय से। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है? पूर्वी और पश्चिमी नयार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सतपुली पे मिलती है पूर्वी और पश्चिमी नयार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पूर्वी और पश्चिमी नयार। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ये उस टाइम पे था ये 45.44%। अगला है आपका, मलारी लघु जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मलारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका धौली गंगा पे। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए, खगमरा किला जो कहाँ पे है, अच्छा, के संबंध निम्नलिखित में किस नगर के साथ है? खगमरा किला आप लोगों ने देखा ही होगा, अल्मोड़ा। जितने भी अल्मोड़ा वाले अभ्यर्थी हैं उनको पता ही होगा कि खगमरा का किला अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पे पहले कलेक्ट्रेट हुआ करता था। अगला है आपका, चंडाक मैग्नेसाइट खान का संबंध कहाँ है? चंडाक है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घाटी नगर का उदाहरण है? चक्राता, लंडौर, श्रीनगर या लैंसडाउन? तो ये है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भागीरथी नदी में गंगोत्री पर मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी पे गंगोत्री से कौन सी नदी मिलती है? यह है आपका केदार गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी में गंगोत्री पर मिलने वाली जो सहायक नदी है वो है आपकी केदार गंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय की दक्षिणी सीमा को बनाता है? तो यह बनाता है आपका मुख्य सीमा क्षेप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज शीर्षक पुस्तक के लेखक है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग। जियोलॉजी ऑफ हिमालयाज का है आपका ए गेंसर। हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना निम्न में से किस वर्ष करी गई थी? हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा गया, वो कहा गया था 1936 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड विशेष एकीकृत औद्योगिक उन्नयन नीति निम्न में से किस वर्ष लागू करी गई थी? एकीकृत औद्योगिक उन्नयन नीति, इसको लागू किया गया था आपका 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए गढ़वाल के पवार शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो चांदपुर गढ़ से इन्होंने अपनी राजधानी करी थी आपकी देवलगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की जो PY की सीरीज है वो काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप सभी लोगों को PYQ के साथ उससे संबंधित अन्य जो फैक्ट हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन सभी फैक्टों को मैं आप लोगों को समझाऊँ, पूरी कोशिश करी है। और बहुत जल्दी मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर की क्लासें भी आने वाली हैं जो आपकी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपकी हाई कोर्ट का जो पेपर होने वाला है आपका 23 अगस्त को, कनिष्ठ सहायक का, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, तो आप सभी लोग उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप कल 8 बजे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।